स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। खबर भरतपुर से है, जहां एक विवाहित महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोप है पहले महिला को जबरन अपने घर ले जाया गया, फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित का आरोप है उसे डराया धमकाया गया। परिजनों ने कामा थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस जांच कर रही है। कुरैशी घर से फुसलाकर ले गया अपने घर और उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक में नशा पदार्थ दवाई मिलाकर मुझे नशा कर दिया और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया और उन्होंने मेरे पति मुझे ढूंढते ढूंढते आ गए और उन्होंने मुझे धर्म परिवर्तन बदलने के लिए धमकाया। उन्होंने कहा धर्म परिवर्तन बदल। तो प्रारंभिक जांच में ऐसा आया है कि झगड़े का मसला है और जहाँ पुलिस भी पहुंची मौके पर, कल भी इनको रिपोर्ट देने के लिए कहा है, परंतु कल तो इन्होंने कोई घटना की रिपोर्ट दी नहीं। आज रिपोर्ट दी है इन्होंने, धर्म परिवर्तन जैसी बात बताई है। जहाँ तक सच्चाई की बात है कि उनके आपस के विवाद है, लड़ाई झगड़े का मामला है। क्योंकि जैसे पता चला तो उसका पति, उसके घर वाले तुरंत उसके घर चले गए थे। जयपुर के जगतपुरा से अपने पीहर दौसा गई महिला से गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इससे पहले मुख्य आरोपी कालू मीणा को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि कालू और संजू मीणा एक कार में सवार थे। उन्होंने महिला को लिफ्ट देने के नाम पर कार में बिठाया और गैंगरेप किया। इसके बाद जब महिला ने घटनाक्रम की जानकारी परिजनों को देने की बात कही तो आरोपियों ने उसे मार डाला और शव को कुएं में फेंक दिया। सहयोगी आशीष शर्मा ने दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता से बात की। गैंगरेप हत्या मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कल मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ था, आज दूसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ है। दौसा एसपी राजकुमार गुप्ता हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का यह पूरा प्रकरण था और किस तरह की पुलिस की कार्रवाई इसमें रही है? इसमें पीड़िता जो है उसका हत्या कर जो है शव जो है दुष्कर्म के बाद में कुएं में डाल दिया गया। मामले का गंभीरता को देखते हुए हमने इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया और मुख्य आरोपी कालू राम जो है उसको हमने कल अरेस्ट कर लिया था। आज दूसरा आरोपी जो है संजू मीणा, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है और घटना में जो वाहन यूज किया गया है उस वाहन को भी हमने बरामद कर लिया है। सर, और कितने आरोपी हो सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम में शामिल? अभी अनुसंधान जारी है, क्योंकि जो ये अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, इनसे जब हमने पूछताछ की है, इन्होंने जो नाम बताए हैं उनको हमें तस्दीक करना है, उनका वेरीफाई करना है, क्या वो घटना में शरीक है या नहीं है। इस बाबत हम जो है अनुसंधान कर रहे हैं। सर, दोनों आरोपियों में आपस में क्या रिश्ता है? दोनों आरोपी सिसोदिया गांव के रहने वाले हैं और आपस में चाचा और ताऊ के लड़के हैं। दोनों आपस में कजीन हैं। बिल्कुल, काफ़ी संगीन मामला था और इस मामले में पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि जो दोनों आरोपी हैं ये 10वीं फेल हैं और 10वीं फेल दोनों आरोपियों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। महिला अपराधों को लेकर आज बीजेपी और कांग्रेस में जमकर बयानबाजी हुई। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा राजस्थान सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। वहीं बीजेपी ने महिला अपराध में राजस्थान को अव्वल बताया। महिला के मामले में मुझे पता चला घर से निकली हुई थी, अकेली निकल गई। अचानक घर वालों को सावधान है, कई बार घर में डिस्प्यूट होते हैं, करते हैं और महिला इस तरह से निकल जाती है। तो हमें घर में बच्चों को, महिलाओं को पूरा ध्यान रखना होगा। एक बच्ची के साथ भी इस तरह की चित्तौड़ में घटना हुई जिसने पूरे राजस्थान को, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जिस तरह से पूरे देश में क्राइम बढ़ रहा है और क्राइम क्रिमिनल, उसका ना कोई जाति होती है ना धर्म होती है, ना उसको किसी बात से मतलब। क्रिमिनल का क्राइम बिल्कुल क्रिमिनल दिमाग होता है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। यही कारण है कि राजस्थान में बहुत लोगों को फांसी की सजा विद इन 10 डेज 15 डेज हुई है। तो शासन सुस्त, प्रशासन सुस्त, अपराधी चुस्त और भ्रष्टाचारी तंदुरुस्त, इस हालात के अंदर राजस्थान का आम आदमी जी रहा है। राजस्थान साहसों का प्रदेश, पर अब राजस्थान हादसों का प्रदेश बन रहा है। यहाँ विकास नहीं, वारदाताओं की हवा चल रही है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ने पिछले 2 वर्षों में 2019-20 और 20-21 के अंदर पूरे देश के अंदर महिला दुष्कर्म के अंदर हमें पहला स्थान मिलकर देकर शर्मसार किया। सरकार ने अपने उन आंकड़ों से कोई सीख नहीं ली
परंतु एक बार फिर जब इस वर्ष के अंत में नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आएगी तो फिर हमें लगता है कि शीर्ष स्थान पर रहेंगे। बांदीकुई में कॉलेज स्टूडेंट अनमोल अरोड़ा का अपहरण हुए 36 घंटे से अधिक हो चुके हैं, लेकिन दौसा पुलिस के हाथ खाली हैं। दौसा पुलिस की कई टीमें अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी हैं, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा। इधर छात्र की किडनैपिंग के मामले में आज बांदीकुई विधायक जीआर खटाना पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही उनके घर के बेटे को सकुशल वापस लाया जाएगा। सारे उच्च अधिकारियों से, एसपी से और सभी उच्च अधिकारियों से बात की है और अभी कुछ ही देर पहले डीवाईएसपी मेरे साथ में थे, तो उनकी तरफ से कहना है कि वो पूरा प्रयास कर रहे हैं और जो भी संभावनाएं हैं उसको सबको तलाश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे पूरे जो रूट के उनको तलाश किया है, कॉल डिटेल्स निकलवा रहे हैं और पूरा प्रयास है। और उनका कहना है कि लगभग 200 आदमी हमने पुलिस के सिविल ड्रेस में और वर्दी में लगा रखे हैं और उनका प्रयास है कि ये बच्चा किसी न किसी तरह से रिकवर हो जाएगा। करौली में पथराव उपद्रव मामले में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। जो 4 आरोपी फरार हैं उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की तैयारी है। राजाराम गुर्जर, मतलूब अहमद की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। पुलिस ने अदालत में संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अदालत से वारंट जारी होने के बाद चारों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र से। धर्मेंद्र, क्या जानकारी है? देखिए, बताना चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अदालत में प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें मुख्य आरोपी जो है पूर्व नगर परिषद के सभापति राजाराम गुर्जर, हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष साहब सिंह गुर्जर, साथ ही मतलूब अहमद और अंची जो इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य आरोपियों में शामिल हैं, उन चारों की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए प्रक्रिया शुरू की है और अदालत में प्रक्रिया शुरू की गई है। जहां से जैसे ही अदालत से इनकी संपत्ति कुर्क करने के वारंट प्राप्त होंगे, पुलिस इनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया करेगी। मैं बताना चाहूंगा कि अब तक कुल इस पूरे मामले में पुलिस सहित 41 FIR दर्ज हुई है, जिनमें 144 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया है। जी मैं धर्मेंद्र, अगर ये संपत्ति कुर्क करने वाली बात पर हम टिके तो मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस अपना लाइन ऑफ एक्शन क्या ड्रॉ कर रही है? जी देखिए, अभी तो बताना चाहूंगा इस पूरे मामले में लगभग 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 लोगों को जो है नाबालिग थे उनको दस्तयाब किया गया है। इसके बाद जो अन्य आरोपी फरार चल रहे थे, इनमें साहब सिंह गुर्जर, राजाराम गुर्जर, मतलूब अहमद, अंची अहमद सहित अन्य आरोपी हैं जो अभी फरार चल रहे हैं। तो पुलिस ने जो मुख्य आरोपी चार लोग हैं, इनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की है। साथ ही जो अन्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश देकर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, तो पुलिस ने जाहिर तौर पर हम ये मानकर चले कि इन आरोपियों की, इन फरार आरोपियों की चल अचल संपत्ति का कुछ तो ब्यौरा अपने पास जमा कर ही लिया है। जी बिल्कुल, इनके चारों की अगर बात करें, संपत्ति करौली में संपत्ति स्थित है। जैसे राजाराम गुर्जर का मकान करौली में मातलपुर दरवाजे, मातलपुर मोड़ चुंगी पर स्थित है, तो इसी प्रकार साहब सिंह का मकान भी है और मतलूब और अंची अहमद की हटवाड़ा बाजार में जो संपत्ति है उनको कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। जो आरोपी फरार हैं उपद्रव मामले के, राजाराम गुर्जर, मतलूब अहमद और अन्य 2, उनकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है। अदालत में प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और जल्द ही इनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। वारंट जारी होने का इंतजार है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एसीबी के निशाने पर अलवर जिला टॉप पर चल रहा है। इसकी वजह है प्रदेश में इस साल हुई करीब 125 से ज्यादा ट्रैप की कार्रवाई में अलवर अव्वल रहा। पिछले 3 महीनों में एसीबी ने यहां लगातार घूसखोरी के बड़े खुलासे किए। इससे लगभग हर बड़ा डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में डूबा नजर आया। एसीबी का ऑपरेशन अलवर, भ्रष्टाचार के मामले में अलवर अव्वल। चंद दिन पहले भ्रष्टाचार के बड़े केस को लेकर अलवर चर्चा में आया, जब एसीबी ने अलवर के पूर्व जिला कलेक्टर IAS नन्नूमल पहाड़िया, RAS अशोक सांगला को दलाल के माध्यम से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। लेकिन एसीबी के रडार पर अलवर जिला 3 महीने से है।
प्रदेश में अलवर जिला इन दिनों एसीबी के राडार पर है। इस साल की सबसे बड़ी और ट्रैप की कार्रवाइयां अलवर जिले में देखने को मिली, जहां पिछले 3 महीनों में पार्ष से लेकर सरपंच पति और आईएएस नन्नूमल पहाड़िया तक को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। एसीबी का ऑपरेशन अलवर पहला ट्रैप 17 फरवरी को अलवर में नगर परिषद में पार्षद नरेंद्र मीणा को 2 ठेकेदारों के साथ एसीबी ने 5,15,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले में नगर परिषद के सभापति व अन्य बड़े नेताओं तक बांधी पहुंचाने की बात कही जा रही थी। दूसरा ट्रैप 30 मार्च को अलवर में एसीबी ने आबकारी के कांस्टेबल रामजस को दलाल दिनेश यादव के माध्यम से 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। तीसरा ट्रैप 5 अप्रैल को अलवर में राजकीय कॉलेज बीबी रानी के कार्यवाहक प्रचारक श्री नारायण बैरवा, सह आचार्य दीपक अहलवाद और व्याख्याता रमेश चंद्र शर्मा को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। चौथा ट्रैप 6 अप्रैल को अलवर में ही जयपुर की एसीबी की टीम ने बहरोड में कार्रवाई करते हुए सरपंच के पति कृष्ण कुमार मीणा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। पांचवा ट्रैप 10 अप्रैल को अलवर में परिवहन विभाग के संग्रह केंद्र पर छापा मारा गया। एसीबी ने परिवहन इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह भाटी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। छठा ट्रैप 22 अप्रैल को अलवर में एसीबी ने यूआईटी की कनिष्ठा अभियंता अमित चंद वर्मा को दलाल अशोक कुमार बैरवा के जरिए 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 7वां ट्रैप 23 अप्रैल को एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अशोक सांगला को दलाल नितिन शर्मा के माध्यम से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। अगर आपको भी कोई शिकायत है या आप भी अपने किसी काम के लिए भ्रष्ट अफसरों से परेशान हैं, तो एसीबी की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 पर कभी भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ताकि भ्रष्ट अफसर अपनी मलाईदार कुर्सी से सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सके। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। बात करेंगे जयपुर की, जहां सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में राज्य की प्रथम जेनेटिक डायग्नोस्टिक लैब एडवांस सेंटर फॉर मेडिकल जेनेटिक्स का डीएनए दिवस के मौके पर उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूनिवर्सिटी के एमेरिटस चेयरपर्सन डॉक्टर एमएल स्वर्णकार थे। विशिष्ट अतिथि चेयरपर्सन डॉक्टर विकास स्वर्णकार, वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर सचदेव, राम कैंसर सेंटर के निदेशक डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा थे। जेनेटिक लैब की निदेशक डॉक्टर अदिति सिंह ने बताया कि एडवांस जेनेटिक लैब में डीएनए और गुणसूत्र की जांच कर गर्भ में पल रहे शिशु एवं नवजात में होने वाली बीमारियों का पूर्व में ही पता लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह लैब कैंसर के रोगियों के लिए विशेष कारगर साबित होगी। इस जांच के जरिए डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जांच से भविष्य में होने वाली बीमारियों बीटा थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मंदबुद्धि होना, निसंतानता, शारीरिक, मानसिक और आनुवांशिक विकृतियों का पता लगाया जा सकता है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर तुरंत ही उपचार शुरू किया जा सकता है। इस लैब में सभी प्रकार की जेनेटिक जांचें अवेलेबल हैं, जैसे गुणसूत्रों की जांच जिनको हम क्रोमोसोमल एनालिसिस बोलते हैं, या डीएनए बेस्ड जांच जो कि थैलेसीमिया, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी बीमारियों में उपलब्ध हैं। एक राजस्थान का पहला लैब है जिसमें इन हाउस टेस्टिंग होती है। यहाँ पे कोई भी सैंपल जयपुर से बाहर नहीं जाता है, सब कुछ इन हाउस होता है। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत होने जा रही है। अब 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को कोरोना टीका लगाया जा सकेगा। टीकाकरण अभियान को व्यापक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। पांच साल से अधिक उम्र के बच्चों को टीका, कोवैक्सीन और कॉर्बीवैक्स को मंजूरी। कोरोना टीकाकरण अभियान और व्यापक।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई और मजबूत। कोरोना टीकाकरण अभियान में जल्द ही 5 साल से ऊपर आयु के बच्चों को शामिल किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने ट्वीट में बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई और मजबूत। 6 से 12 साल आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन, 5 से 12 साल आयु वर्ग के लिए कॉर्बीवैक्स, 12 साल से ऊपर आयु वर्ग के लिए ज़ाइकोव डी की 2 डोज के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। अभी बच्चों के लिए कोवैक्सीन और कॉर्बीवैक्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिली है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर ये बड़ा फैसला है। इस फैसले से 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों के टीकाकरण का रास्ता भी साफ हो गया है। चलिए आपको बताते हैं कि किस आयु वर्ग के लिए अभी कौन सी वैक्सीन उपलब्ध है। 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों को अभी कॉर्बीवैक्स ही लगाई जाएगी। 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे को कोवैक्सीन और कॉर्बीवैक्स लगवा सकते हैं। 12 से 14 साल के बच्चे कॉर्बीवैक्स के अलावा अब ज़ाइकोव डी भी लगवा सकेंगे। 15 से 18 साल के बच्चों के पास अब कोवैक्सीन और ज़ाइकोव डी का ऑप्शन है। 18 साल से ऊपर के लोगों को कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, ज़ाइकोव डी लगाई जा रही है। 18 साल से ऊपर आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज का विकल्प भी मौजूद है। 60 साल से ऊपर आयु के लोगों के लिए सरकारी टीका केंद्रों पर बूस्टर डोज निःशुल्क है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2483 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 16,000 का आंकड़ा पार कर गई है। चौथी लहर की आशंका के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राज्यों के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं। ऐसे में 5 साल से ऊपर आयु वाले बच्चों के लिए टीके की मंजूरी बहुत अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।